Hello students, our today's topic is Civil Code of 1804, that is also called Napoleonic Code. सिविल कोड 1804 को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। क्लियर? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फ्रांस से एक नेशन बनता है, मोनार्की से एक नेशन के रूप में आता है और वहाँ से फिर नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में स्प्रेड होती है। इसने ऐसा करने में नेपोलियन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में पूरे यूरोप में, यूरोप के अदर कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो जब हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था कि जब नेपोलियन आ जाता है एज ए डिक्टेटर, तो उसने अपनी कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। एक यूरोप को एक प्रकार से फ्रांस को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। उसने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मतलब ऐसे काम किए कुछ, जिससे कि एक प्रकार से लोगों को भी अच्छा लगा कि लोगों के वेलफेयर में काम हो रहा था। इससे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया नेपोलियन को। तो एक प्रकार से इसने पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा था। फ्रांस को एज अ नेशन देख करके इसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रिट करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, तो आइए देखें कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ओके, लेट्स सी। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन जिसे हम जानते हैं कि जब वो फ्रांस का डिक्टेटर बन गया तो वो अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करना चाह रहा था। मतलब वो अदर कंट्रीज़ को कॉन्कर करके, जीत करके अपने एक्सक्यूज़ मी, अपनी एम्पायर को और वास्ट करना चाह रहा, और बड़ा करना चाहता था, लार्ज करना चाहता था। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स। तो ऐसा करने के लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, उसने बहुत सारे सिस्टम बनाए। तो क्या किया उसने, देखते हैं। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, ये लाइन देखिएगा थोड़ा। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और भी अच्छा बनाया, और भी एफिशिएंट बना दिया, और प्रभावशाली बना दिया, बहुत रेशनल बना दिया। अब हमें, आप लोग को याद होगा, हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं उसमें डेमोक्रेसी को हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और अच्छा बना दिया। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी ख़राब है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं समझने के लिए कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अगर उसका जो रूलर है, जो जो जिस भी फॉर्म की, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, कोई भी किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो, उसका जो रूलर है वो चाहे तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा बना सकता है। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़े थे, सिविक्स में याद होगा। डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस, करप्शन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। जो वहाँ का रेड टैपिज्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए, रेड टैपिज्म का मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने पास कंट्रोल करके रखती है, उसको शायद ज़्यादा स्प्लिट नहीं करने देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए डेमोक्रेसी उस समय खतरे में आ जाती है। तो उसने क्या किया, जो हम लोगों ने देखा था, जो डायरेक्टरी रूल था, वो तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी के रूप में बना था। वहाँ जो लेजिस्लेटिव था, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, उनके आपस में तालमेल सही नहीं थे। इस वजह से उसको नेपोलियन वहाँ का उस समय मिलिट्री जनरल रहता है, और उसने उस डायरेक्टरी रूल को डिस्ट्रॉय करके, और उसने वहाँ का डिक्टेटर बन जाता है फ्रांस का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। He abolished the privileges based on birth, established equality before law। जो जैसा कि आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो क्लर्जी थे, नोबेलिटी थे, तो इन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, इनको बाय बर्थ ही प्रिविलेज मिल जाता था। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लर्जी के घर में जो उनकी जो संतान होगी, उसको बचपन से ही, पैदा होते ही वो सारे प्रिविलेजेस उसको मिलेंगे जो कि उसके ख़ानदान में उसको मिलते आ रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम को इसने बंद कर दिया। बंद करने का मतलब है कि आपको प्रिविलेजेस तभी मिलेंगे जब आप कॉम्पिटेंट होंगे। ऐसा नहीं कि आप रिच फैमिली से या कुछ भी नोबल से, क्लर्जी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रिविलेजेस पहले से ही मिलने लगेंगे। नो, इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट यू विल बी एबल टू गेट द प्रिविलेजेस।
एंड ही स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब है कि सबको सबके लिए एक जैसा कानून बनाया। ये नहीं कि आप अदर पहले क्या था कि सबके लिए अलग अलग कानून था, राजा के लिए अलग कानून था, पीजेंट फार्मर के लिए अलग लॉ था, लोअर सेक्शन के लिए अलग लॉ था। तो ऐसा बहुत सारी दिक्कतें थी पहले, लेकिन इसने क्या किया, ये इसको बंद कर दिया और इक्वालिटी लाई। ही स्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे, आइदर द रिच और पुअर, किसी भी सोसाइटी किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में आप लोगों को हमने बताया भी था, एक बार और सुन लीजिए। फ्यूडल सिस्टम क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया के राजा हैं, तो हमने कंकर करना शुरू कर दिया, ठीक है। हर राज्य मतलब इंडिया के राजा तो अकेले तो पूरा इंडिया हम रन नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह हमने क्या किया, अलग अलग एक हेड अपॉइंट कर दिया, जिसे फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड का काम ही यही होता था कि वो लोग जो भी उनको एक टेरिटरी दी जाती थी उस पर वो रूल करते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, इसको भी उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम समझ में आया कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, एक बार और समझ लीजिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो जैसे मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैंने हर एक अलग अलग स्टेट में एक फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट कर दिया, जो वहाँ का शासन देखेगा, वहाँ का रूल देखेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम उसने बंद कर दिया। सर्फडॉम, सर्फडॉम का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी एक जैसे बहुत सारे किसान हैं, उनको बहुत सारे पीजेंट्स हैं, उनको अंडर में रख करके उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है। ये सिस्टम था पहले, तो इसको भी उसने एबॉलिश कर दिया। मैनोरियल ड्यूज़, जो मैनोर लोग होते थे, मैनोर लोग जो कि सब किसानों से, सर्फडॉम से मतलब कि जो टैक्सेस लेते थे, ड्यूज़ लेते थे, मतलब जो बहुत सारे किसान नहीं होते थे, उनसे काम करवाते थे, उनके कहते जो भी होता था उससे बहुत सारा टैक्स लिया जाता था। तो ये मैनोरियल ड्यूज़ और सर्फडॉम दोनों को बंद कर दिया गया, दे वर एबॉलिश्ड। क्लियर। सर्फडॉम का मतलब वही जो बहुत सारे किसान लोग को ज़बरदस्ती उनको मतलब उनसे काम करवाया जाता था। अब सर्फडॉम को एबॉलिश करने का मतलब सारे पीजेंट को फ्री कर दिया गया कि हाँ वो कुछ भी अपना कर सकते हैं, मतलब अपने खेत में कोई भी अनाज उगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे आर फ्री। मैनोरियल ड्यूज़, जो ड्यूज़ उन लोगों किसानों से लिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की, नेपोलियन के रिफॉर्म्स में ये सारी चीज़ें आई। एक क्या था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है, फ्रांस में उस समय क्या था कि लिसन केयरफुली, जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या था कि जैसे ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, तो अपना एक ग्रुप बनाते थे। जैसे मान लीजिए फ्रांस है, यहाँ पर एक पार्ट में कि मर्चेंट्स हैं, बहुत सारा ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो मतलब ये सारा रिस्ट्रिक्शन था, मतलब ग्रुप नहीं बना सकते थे पहले। फ्रांस में क्या था सिस्टम कि मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ग्रुप नहीं बना सकते थे कहीं भी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो उसी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को नेपोलियन ने रिमूव कर दिया, जिससे कि ट्रेड फ्लरिश्ड हो सके। क्योंकि भाई अगर आप भाई क्योंकि अगर ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं ग्रुप बनाने से, तो उससे ट्रेडर्स को या मर्चेंट्स को बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये इसने क्या कर दिया, इसको गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, यानी कि अब जो है मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ग्रुप बना सकते थे, एक कॉमन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते थे अपने ट्रेड में, तो उनको उससे प्रॉफिट होगा। तो ट्रेड को एक प्रकार से फ्लरिश करने के लिए इसने ऐसा किया, ठीक है। इससे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स सब इसके सपोर्ट में आ गए, अप्रिशिएट करने लगे। इधर सर्फडॉम मैनुअल ड्यूल एबॉलिश होने की वजह से सारे पीजेंट्स, फार्मर भी इसको अप्रिशिएट करने लगे। तो मतलब एक प्रकार से सबके हित में काम हो रहा था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए इसने ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने की, तो इससे बहुत सारे लोग, फ्रांस के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, लोअर कास्ट के लोग थे, सब लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे, इसको सपोर्ट करने लगे, ठीक है। एक प्रकार से इसने मॉडर्न एक यूनिक थॉट, मतलब यूनिक चीज़ें, मतलब दूरदृष्टि जिसे कहते हैं, एक लॉन्ग विज़न लेकर के आया था, जिससे कि यूरोप को या पूरा मॉडर्नाइज कर सके। स्टैंडर्ड वेट एंड मेज़र, अब इसने वेट और मेज़र के लिए स्टैंडर्ड किया। कैसे कि जैसे पहले क्या था, वेट और मेज़र करने के लिए कोई एक यूनिफॉर्मेशन नहीं था उसमें,
जैसे मान लीजिए हम आए दुकान में, हमको 1 किलो चावल चाहिए, तो पता नहीं कोई भी एक वेट करने का एक तो सामान रख दिया। जैसे मान लीजिए वहाँ पे पेन है, तो किसी एक पार्ट में, फ्रांस के किसी एक पार्ट में पेन रख करके 1 किलो मान लेते हैं कि 1 किलो का ये पेन है, उतना ही चावल आपको दिया जाएगा। ठीक है, फ्रांस के दूसरे पार्ट में गए, दूसरे मतलब किसी रीजन में गए, तो वहाँ गए तो भाई 1 किलो चावल चाहिए, तो वहाँ कुछ और दूसरी चीज़ को 1 किलो मान लेते थे, पेन का कैप रख देते थे मान लीजिए किसको ये 1 किलो है। तो ये सारे सिस्टम थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, यूनिफॉर्मेशन नहीं था। तो ऐसा यूनिफॉर्मेशन लाने के लिए उसने वेट और मेजर्स को यूनिफॉर्म किया, यानी एक जैसा वेट होगा। जैसे आजकल हम लोग देखते नहीं, आयरन का होता है, उसमें वेट का लिखा रहता है। ठीक है, तो मेजर्स के लिए नापने के लिए भी उसने बहुत सारी मतलब यूनिफॉर्मेशन लाया। तो ये सारी चीज़ें हुई, एक प्रकार से मॉडर्न हो रहा था पूरा फ्रांस। एंड लॉज, यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी। यूनिफॉर्म लॉज का मतलब कि जो भी कानून बनेगा वो सब के लिए एक जैसा होगा। ये नहीं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टैक्सेस पहले लिए जाते थे, अलग अलग कानून थे, लोगों के लिए अलग अलग कानून थे कि प्रजा के लिए अलग लॉ होगा, पीजेंट के लिए अलग लॉ होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो, यूनिफॉर्म हो सारी चीज़ें। और नेशनल करेंसी जो हो वो कॉमन हो, मतलब फ्रांस में पूरे जगह जहाँ पर जितनी पूरे फ्रांस में, जैसे पहले क्या था कि हर एक रीजन में अलग अलग करेंसी चलती थी, इससे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, पीजेंट सबको बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है कि जब ये यूनिफॉर्मेशन आ गया, यूनिटी आ गई, तो इससे एक बहुत ही अच्छा हो गया पीजेंट्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये क्या है, नेपोलियन कोड था। क्या है ये, नेपोलियन कोड। अगर आपसे अब यहाँ पर कोई पूछे कि नेपोलियन कोड क्या है, इसे सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से जाना जा सकता है ये। तो ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड, क्या क्या था उसने मतलब, एंड व्हाट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन, तो क्या क्या उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सारे तो इसके नेपोलियन कोड हो गए। इसने मतलब यूरोप को मॉडर्न बनाने के लिए सारी चीज़ें इसने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, रिफॉर्म्स लाए। तो एक पूरे यूरोप में, ठीक है, नेशनलिज्म को स्प्रिट करने में प्रोमिनेंट रोल रहा है नेपोलियन का। अब देखते हैं कि ये जो लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, मतलब एक इसको मानते थे, वही लोग इसको अब बहिष्कार करने लगे। क्यों, चलिए आगे देखते हैं क्यों ऐसा होता है। फ्रेंच आर्मीज़, फ्रेंच आर्मीज़ की बात करें, फ्रेंच की आर्मीज़ का मतलब भी वही है कि जो नेपोलियन के द्वारा बनाई गई जो आर्मी थी, वो फ्रांस की आर्मी। उसने उसका रोल क्या था कि भाई, उसका रोल ये था कि भाई फ्रांस के अलावा जो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उस पर अटैक करके उसको कांकर करके अपने एम्पायर में मिलाना, मतलब अपने एम्पायर को और बढ़ाना। ठीक है, तो उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोला गया। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए नेबरिंग कंट्री है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताएंगे, आपके पास मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप, जिससे कि आप समझ सकें कि फ्रांस के बगल में नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस के बगल में नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, तो ब्रिटेन, हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये सारी कंट्री जैसे हैं, तो इन लोगों ने मतलब ये सोचा, इस कंट्री के लोगों ने, कि भाई नेपोलियन तो अब फ्रांस में बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए नए रिफॉर्म्स ला रहा है, एक मॉडर्न बना रहा है अपने लोगों के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए, तो क्यों ना ये मेरे देश में भी आ जाए और हमारे लिए भी कुछ ऐसा करे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो राजा है हमारे देश का, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए इनको वेलकम करने के लिए इनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब आज़ादी के, मतलब ये इसकी जो आर्मी है नेपोलियन की, जो फ्रेंच आर्मी है, ये हमारे देश में आए, अटैक करे हमारे, मतलब ये आज़ादी के लिए आ रहे हैं, हमको आज़ादी दिलाने आ रहे हैं, हमको एक अच्छा हमारे लिए अच्छा करने के लिए आ रहे हैं हमारे देश में। तो वहाँ के लोग भी चाहते थे कि आकर के अटैक करें और हम पर ये रूल करे, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा है नेपोलियन का। तो नेबरिंग कंट्री के लोग भी यही चाहते थे। ठीक है, इसीलिए शुरू में इसको बोला गया हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट आता है, इंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। लेकिन ये जो इंथुसियाज्म था, जो जैसे कि पहले हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोला गया कि हमारे वेलफेयर के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, फ्रेंच नेपोलियन अच्छा करेगा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ये सारी जो खुशी थी, एक्साइटमेंट था, ये जल्द ही हॉस्टिलिटी में बदल गई, एंगर में बदल गई, विद्रोह में बदल गई। क्यों, इसका कारण भी देख लेते हैं क्यों।
एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था ये हर जगह मतलब अलग, क्योंकि भाई जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग होती है वो तो भाई अपने नेशन से जुड़ी होती है, सीधी सी बात है भाई। अब नेपोलियन था कहाँ का, फ्रांस का था भाई। इसकी जो सेंटिमेंट्स थे, इसकी जो फीलिंग्स थी, किससे थी, फ्रांस से थी। अब जैसे मान लो हम इंडिया के राजा बन जाएं और हम पाकिस्तान, चाइना सबको कांकर करके अपने एम्पायर में मिला लें, बढ़ा लें, तो हमारी लेकिन जो फीलिंग होगी, हमारे जो सेंटिमेंट्स होंगे वो किससे होंगे, इंडिया से ही होंगे ना। हम कहाँ ज़्यादा अच्छा काम करना चाहेंगे, इंडिया के लिए करना चाहेंगे। तो वही सिस्टम यहाँ भी था भाई। उसकी जो फीलिंग्स थी, सेंटिमेंट्स थे, वो किससे जुड़े हुए थे, फ्रांस से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो फ्रांस में जो सिस्टम था वो सारे सिस्टम तो ठीक है अप्लाई हो रहे थे, लेकिन उसने कुछ अलग अरेंजमेंट भी किया एडमिनिस्ट्रेशन में अदर कंट्रीज़ के लिए। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। अब लोगों को ये लगने लगा अदर कंट्रीज़ भाई यहाँ तो ठीक है, ये इसकी जो रिफॉर्म्स है, जिसकी जो पॉलिसीज़ यहाँ तो अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसके जो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है लोगों को। अब मतलब वो आज़ादी अब नहीं रह गई लोगों के पास। एक प्रकार से भाई कोई दूसरी देश का जब कब्जा करेगा तो एक प्रकार से हम तो गुलाम ही हुए ना, तो वो एक गुलाम हो गए। क्या कारण और भी था इसमें, इंक्रीज टैक्सेशन। भाई वॉर करता था, अटैक करता था, आर्मी को बढ़ाने के लिए वो टैक्स, पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स बढ़ा देता था भाई। अदर कंट्री के लोगों से टैक्स ज़्यादा लेने लगा। दूसरी चीज़ सेंसरशिप, पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म कर दी तो सेंसरशिप हो गई। सेंसरशिप का मतलब समझते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होगी तो उसको पहले सेंसर किया जाएगा, देखा जाएगा। जैसे हमारे देश में जो बॉलीवुड है, सेंसरशिप, बॉलीवुड का सेंसरशिप जानते होंगे कि वो मूवी कोई रिलीज़ होती है तो उसके पहले उसको सेंसर किया जाता है, देखा जाता है इसमें क्या ख़राब चीज़ है, क्या सही चीज़ है। अगर ख़राब कुछ गलत चीज़ है उसको हटा दिया जाता है कि सेंसर बोर्ड ने हटा दिया, ये आपत्तिजनक था। तो ये सारी चीज़ें जैसे उस समय सेंसरशिप अब लगाई नेपोलियन, तो इसने किस पर ज़्यादातर, जैसे मीडिया हो गई, कोई भी चीज़ पब्लिश होनी है उस पर, तो बहुत इन सब चीज़ों को बहुत सेंसर किया जाता था पहले कि मीडिया में कौन सी चीज़ आने वाली है, कौन सी चीज़ पब्लिश होने जा रही है, उसको पहले सेंसर किया जाएगा तब जा कर के वो पब्लिश हो पाएगा। तो सेंसरशिप हो गई। तीसरा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़। कंस्क्रिप्शन फोर्स किया गया, मतलब कि जो जैसे कि आर्मी बढ़ाने के लिए भाई उसने सबसे पहले अपनी आर्मी को बढ़ाया, पावरफुल बनाया, तो फ्रांस के जितने लोग आ सकते थे उसने आर्मी में इन्वॉल्व किया। ठीक है। अब उसने क्या किया, जो कंकरिंग कंट्रीज़ थी उनसे वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अपने आर्मी में लाने लगा कि भाई नहीं आओ हमारे फ़ौज में आओ, नहीं तुमको लड़ना है। तो कोई अगर जिसकी इच्छा नहीं है उसको भी अब वो आर्मी में ले लेता था। तो ये फोर्स कंस्क्रिप्शन हुआ कि फ्रेंच की आर्मी में तुमको ज़बरदस्ती आना ही होगा, हमारी आर्मी के लिए लड़ना, हमारे देश के लिए लड़ना होगा तुमको। तो ये 3 कारण थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था अदर कंट्रीज़ के लिए उसका। इससे क्या हुआ, इंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। जो लोगों का जो वेलकम करने का जो तरीका था वो हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। तो आपने समझा, इसको समझ में आया कि नेपोलियनिक कोड क्या था, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में व्हाट्सएप करेंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा विद इन टाइम, गिवन टाइम। ओके, थैंक यू।